लास्ट क्लास में हम लोग ये हीट एंड थर्मो के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो उसी कंटिन्यूएशन में प्रोबेबली आज लास्ट हीट एंड थर्मो आज लास्ट। अच्छा, मैकेनिक्स में उधर कहाँ तक किया हूँ? सेंटर ऑफ मास किया क्या? हाँ किया था, कोई मुझे याद है। यस तो उसमें आज के लेक्चर के बाद उधर रोटेशन का प्रॉब्लम करने स्टार्ट कर दूंगा। सर नहीं आ सर, रही है बहुत क्लियर कट रहा है। आवाज, बहुत कट रही है आवाज। नहीं आ रही। अच्छा, आवाज बहुत कर रही है। हाँ यस सर। हाँ सर। अच्छा, एक मिनट जरा मैं पहले रिकॉर्डिंग पॉज करूँ। तो हाँ, उसी कंटिन्यूएशन में आज ये हीट एंड थर्मो का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से रोटेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ यस सर। एक ये क्वेश्चन करो। जी है, इजी क्वेश्चन है, सबका होना चाहिए। दिख रहा है सबको? यस इसको कोशिश कीजिए।
बोलो। आपको सेंड किया है मैंने। क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होना चाहिए। अमन, दो अलग अलग आंसर। चलो देखते हैं। बहुत सीधी कहानी है कि 1 ग्राम वाटर है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम हो जाता है 1671 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो वर्क डन पूछा है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होगा, पी डेल्टा वी, यस सर, तो उससे 169 है। जो भी है, पी डेल्टा वी, एज सिंपल एज दिस। तो प्रेशर हो गया 1.013 इंटू 10⁻⁵, और डेल्टा वी हो गया 1671 into 10 to the power -1, minus और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करेंगे तो -6। to the power minus 6. -6 हो जाएगा। Yes, sir. सो 1670 जीरो हटा देना। इंटू 0.1013, यही कहानी हो गई। Yes, sir. यस सर। ऑलमोस्ट 167 जूल, Yes, almost. है हाँ ना। सर, 169 आता है। यस हाँ मतलब प्रिसाइजली कर लो तो और कुछ होगा, और क्या, एकदम चिंदी है। हाँ अच्छा क्वेश्चन तब होता जब इसमें डेल्टा यू पूछता। सर, वो भी इजी है ना। डेल क्यू हाँ पता सर. है, 539 इंटू 4.2 माइनस ये कर लेंगे। बट टेम्परेचर चेंज नहीं है तो डेल्टा यू क्यों होगा। सर डेल्टा. हाँ सर, मेंशन नहीं है सर लेकिन। तो पता नहीं ना सर पानी क्या टेम्परेचर पे है, ये हाँ 100 सर। डिग्री पे है तो सर हो ही जाएगा. नहीं नहीं, 1 ग्राम वाटर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है ना, हाँ। तो मतलब दोनों 100 पर है। यस सर. अच्छा। बताओ तो फिर। तो जीरो। 539 ही होगा ना. वर्क डन भी तो हुआ है, तुमने ही अभी निकाला। सर बट इंटरनल एनर्जी चेंज तो सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वही होता है ना. नहीं, नहीं। ये नहीं, ये सब बात नहीं। बोलो। अच्छा चलो, ऐसे ही डिस्कशन में बात निकल गई इसलिए पूछते हैं। अगर मैं इसमें डेल्टा यू निकालूं, ये सोचकर कि पहले क्यू निकाल लूं, क्यू निकालूंगा तो 539 कैलोरी आएगा, देखो। हाँ सर। यस यस सर. तो और डेल्टा यू वर्क डन अभी निकाला है, इसको कैलोरी में करो तो कितना आएगा, जरा सा 2 मिनट करके बताओ तो। मैंने उसको किया था, वो डिवाइडेड बाय 2256 आता 4.1. है। कितना आता है। तो मैंने क्यू को किया था, वो 2256 आता है। नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ 167 जूल अभी आया डब्ल्यू ना, हाँ सर। तो उसको 4.2 से या 18 से डिवाइड करके बताओ ना कैलोरी में कितना आएगा। जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 40 कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली। 40 कैलोरी अप्रोक्सीमेटली। तो मेरा कॉमन सेंस कहता है कि 539 कैलोरी में से 40 कैलोरी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये इस सिस्टम का डेल्टा यू होगा। यस सर. यस। इसमें क्या गलती है, कोई गलती है क्या इस थॉट प्रोसेस में। सर फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो नहीं है। लेकिन टेम्परेचर नहीं मालूम सर है। वो एनर्जी फेज चेंज में यूज होगी. नहीं, टेम्परेचर मैं बोल देता हूँ ना, दोनों चलो 100 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी था, तुमने निकाला भी, तो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किया है, इसका मतलब स्टीम और वाटर दोनों 100 पर है, तो वो तभी तो क्यों टेम्परेचर उतना। चेंज होता ही नहीं है ना. तो जीरो हो जाएगा ना फिर तो। क्या जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू हाँ तो फिर वो गया कहाँ एनर्जी, लॉ ऑफ सर सर कंजर्वेशन। वो फेज चेंज में यूज होगी. फेज चेंज भी यूज हो गया ना सर। मैंने किसी सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, तो वो उस एनर्जी का क्या करेगा, या तो वर्क डन करेगा या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा।
Yes. Yes, sir. यही काम करेगा। तो कितना वर्क डन किया वो हमने निकाल लिया। हम्म, तो इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा यू होना चाहिए ना। Yes. तो ये डेल्टा यू होगा, सही है। अब आप कहोगे सर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। हम लोगों ने तो पढ़ा है कि आई मीन इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। हाँ, यही कंफ्यूजन दिमाग में आ रहा है ना। Yes, sir. yes. तो उसका आंसर ये होगा कि वो गैस के लिए है, गैसियस सिस्टम के लिए। यहाँ गैसियस सिस्टम नहीं है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ही आउटकम था ना, इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, केटीजी का आउटकम है। Yes, okay. हाँ तो केटीजी तो गैस के लिए है, लिक्विड के लिए थोड़े ना है। Yes. हाँ सर और ये समझा। फैक्ट है कि यहाँ पर इस सिस्टम का, सिस्टम में लिक्विड बोलूं, गैस बोलूं, सॉलिड बोलूं, कुछ भी नाम दे दो, इस सिस्टम का डेल्टा यू इंक्रीज हुआ है, वो डिफरेंस करके जो भी आता है। हाँ Clear सर है? 500। तो कभी इस क्वेश्चन में नहीं, बट कभी थ्योरेटिकली इस तरह का क्वेश्चन है तो दिमाग में पहला ख्याल आता है कि क्योंकि आदत हो गई है कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, स्टेट फंक्शन है, और यहाँ कोई टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, तो हम डेल्टा यू को 0 बोल देंगे। ये गलत है। क्लियर है? Yes. यस हाँ वो तभी बोल पाएंगे जब सिस्टम प्योर गैसियस सिस्टम है। Yes, sir. आगे Yes. बढ़ो। Yes. Yes. ठीक, एक और क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये थोड़ा बहुत तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता होगा। के लिए किया तो क्या बोल रहे हो? 11th में 11th की हाँ हाँ, स्कूल के लिए किया था उतना पता। उतना पता है ना, बस उतना ही चाहिए मुझे, उससे ज्यादा नहीं। तो एक ये क्वेश्चन कीजिए। सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, जस्ट डेफिनेशन बेस्ड। ये हो जाएगा, फिर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेगा। दिख रहा है? Yes. कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? बोलो। से एक बड़ा सा टर्म तो आया है। आया बड़ा सा term। क्या आया? मैं आंसर लिख दूं, मैच करोगे ऐसा? हाँ सर। हाँ, बड़ा सा आंसर। आंसर का साइज देखने में बड़ा लग रहा है, बट क्वेश्चन छोटा है, मतलब सॉल्व करना में इतना लेंदी नहीं होगा, इसलिए डरो मत। ये आंसर। एक बार चेक करके देखो, नहीं तो मैं बताता हूँ। सर एफ तो यही आया था। एफ आ गया यही। हाँ सर। लेंथ ऑफ रॉड देखो।
किसी को आया पूरा आंसर या मैं बताऊं? चलिए देखिए इधर, पहली बात ये सोचो कि आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ Yes. मैंने कहा पहली बात तो ये सोचो कि ये जो L1 L2 है, ये दोनों के दोनों साइड में रिजिड सपोर्ट है, यस सर। मतलब टोटल लेंथ तो नहीं चेंज होने वाला है Yes, sir. है ना? L1 डैश और L2 डैश का सम L1 प्लस L2 के बराबर ही होगा। Yes, sir. मतलब अगर L1 डैश मेरा L1 प्लस डेल्टा L हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो L2 डैश मेरा L2 माइनस डेल्टा L हो जाएगा। Yes, sir. समझ रहे हो इस बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं सर। ओ सर। मतलब दोनों का डेल्टा L सेम होगा, हाँ सर। फर्क सिर्फ इतना है कि L1 अपने लेंथ से एक्सपैंड करेगा और L2 अपने लेंथ से कंप्रेस होगा। तो L2 अगर कंप्रेस होगा अपने लेंथ से, तो ये इधर फोर्स लगाएगा और ये उतना ही इधर फोर्स लगाएगा, सच दैट ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए और ये इक्विलिब्रियम में रहे। हाँ सर। Yes. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं। नो सर। तो अब ऐसे समझो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाई होता है, यस इतना सबको पता है। हाँ सब एनसीईआरटी से देख लिया वो। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम यंग मॉडुलस कहते हैं। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स मेरा फाइनली हो जाएगा y इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, यही फोर्स हो जाएगा। हाँ यही सर। फोर्स होगा ना? ठीक है। यस सर। तो अगर मुझे डेल्टा एल मिल जाए तो फोर्स मिल जाएगा। Yes. अब एक बात समझो, ये डेल्टा एल का कहानी क्या है? डेल्टा एल का मतलब ये होता है कि जितना एक्सपेंशन होना था और जितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एल है। हाँ सर। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी एक का, तो उसका नेचुरल लेंथ अब इंक्रीज हो जाएगा। तो नेचुरल लेंथ जितना इंक्रीज होना चाहिए था और जितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एल है। सर आप एक बार ये वाला रिपीट कर सकते? मैं कह रहा हूँ डेल्टा एल क्या है कि दो रॉड को छोड़ दो, मैं एक ही रॉड की बात करता हूँ कि एक रॉड है जो दोनों साइड से रिजिड सपोर्ट है, ठीक है? तो यस सर। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज करना चाहता है, जो रिजिड सपोर्ट होने नहीं दिया। यस सर। तो नेचुरल लेंथ इसका जितना होता और अभी जितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही डेल्टा एल है। Yes, sir. यस सर। क्लियर? हाँ यस सर। तो ध्यान से सुनना यहाँ पे, ये नहीं तो गलत हो सकता है। नया वाला L1, नया वाला L1 मतलब L1 का नेचुरल लेंथ, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ। L1 का नेचुरल लेंथ होगा L1 इंटू 1 प्लस
अल्फा टेम्परेचर में चेंज टी हुआ है ना, क्वेश्चन में तुम लोग पढ़े होगे टी है। टी। Yes. तो ये L1 का नेचुरल लेंथ हो गया, सर और अल्फा क्या है? सॉरी सर अल्फा 1 होगा, दोनों का अल्फा अलग अलग। हाँ ये अल्फा 1 हो गया, इस और इसका हो गया L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2t। ये इन दोनों का नेचुरल लेंथ है ना। एक्चुअल लेंथ है क्या, L1 डैश। एक्चुअल लेंथ क्या है, L1 डैश। ठीक है, तो जो मेरा डेल्टा L होगा, ध्यान से समझना, जो डेल्टा L हमारा होगा उसको मैं लिखूंगा कि L1 का नेचुरल लेंथ माइनस L1 डैश। बोलिए। यस सर। L1 का नेचुरल लेंथ माइनस L1 डैश, ये डेल्टा L1 ऐसा लिखेंगे। पहले डेल्टा L1 की ही बात करते हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं, डेल्टा L1 की बात करते हैं, तो ऐसा लिखेंगे। यस सर, यस सर। तो यहां से जो मुझे फोर्स मिलेगा F1, ये होगा Y1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L1 का नेचुरल लेंथ माइनस L1 डैश अपॉन L मतलब L1 का नेचुरल लेंथ, ऐसा होगा। और L1 का नेचुरल लेंथ कितना है वो दिख गया। समझे कुछ कि नहीं। हाँ सर। L1 का नेचुरल लेंथ कितना होगा वो दिख रहा है ना। हाँ सर। इसी तरह F2 भी निकाल सकते हैं हम लोग। यस। इसी तरह हम लोग F2 भी निकाल सकते हैं और F1 F2 को इक्वेट भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को L1 डैश और L2 डैश मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी कॉपी मत करो, मैं जो बताया वो सुनो। ये मेथड समझ आया, ये फंडामेंटल समझे या नहीं, या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं और इजी तरीका बताता हूँ, घबराओ मत। समझ आया सर। समझ आया, तो ये एक थ्योरी का पार्ट हो गया। अच्छा, मैं और एक और जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको पूछो मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम लोग पहले नहीं पढ़े इसलिए थ्योरी के साथ बताता हूँ। एक जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन था कि एक रॉड है, उस रॉड का लेंथ L है, उस रॉड का लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अल्फा है, उस रॉड का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है, और वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। अगर टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज हुआ तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप होगा। तो फॉर्मूला से जाओगे तो अलग बात है, कुछ कुछ आएगा, बट आंसर 0 होगा इसका। समझे कैसे कि कुछ नहीं सर। नहीं। नहीं चलो मैं तुम्हें ये स्ट्रेस स्ट्रेन की पहले थोड़ी कहानी बताता हूँ, फिर समझना, मतलब कहानी में थ्योरी बता देता हूँ। वैसे देखना ना यूट्यूब पे, वो एक जिस बैच में मैं हीट एंड थर्मो पढ़ा रहा हूँ उस बैच का वीडियो देखना, उसमें अच्छे से समझ बताया है मैंने हीट एंड थर्मो। बट फिर से समझो, ऐसे मैं बताता हूँ।
स्ट्रिंग का टेंशन देखा है? ये तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से देखते आ रहे हैं हम लोग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। हाँ Yes, sir. या स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स भी देखते आ रहे हैं। तो ये सब है क्या? टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, पहले ये समझ। स्ट्रिंग नेचुरल लेंथ पर रहता है और हम उसके लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, जिसका वो अपोज करता है, वही टेंशन इन द स्ट्रिंग है। Yes. हाँ उसका एक नेचुरल लेंथ है, तो उस नेचुरल बिहेवियर के अगेंस्ट अगर आप उसको कुछ करने जाओगे तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगा। यही मोटा मोटा कहानी होता है स्ट्रेस का। जैसे मान लो तुम्हारी इच्छा नहीं है पढ़ने की और पापा ने कहा कि पढ़ना है, तो तुम क्या करोगे? पापा के अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट अपना रेजिस्टेंस लगाओगे, समझाओगे कि नहीं पापा एग्जाम खत्म हो गया, जरूरत नहीं है, ये वो समझा लिए, कहानी खत्म। नहीं समझा पाए तो क्या होगा? तुमको पढ़ना पड़ेगा, है ऐसा? यस Yes. तो पढ़ना पड़ेगा, तो अब तुम्हारे अंदर स्ट्रेस होगा। क्यों? क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है। पापा के अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट तुम्हारे अंदर एक रिपल्सिव रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है। वो फोर्स स्ट्रेस का रीजन है, अप्लाइड फोर्स नहीं। जैसे सुनते हो ना कि पढ़ाई के बर्डन से स्ट्रेस हो गया, ऐसा वैसा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। टेक्निकली हाँ सर। साइंटिफिकली फिजिक्स के हिसाब से गलत कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेस पढ़ाई के प्रेशर से नहीं होता। स्ट्रेस पढ़ाई का पढ़ाई करना है तुम्हें और तुम्हारा मन नहीं है करने को, तब स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस खुद के अपोजिंग फोर्स की वजह से होता है। जैसे पापा ने कहा पढ़ने को और तुम्हारी इच्छा भी है पढ़ने को, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, तुम 5 घंटा पढ़ लो। लेकिन पापा ने कहा पढ़ने को, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है पढ़ने की, तो आधे घंटे पढ़ोगे, उसमें भी स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल तुम्हारे अंदर का रिपल्सिव या रेस्टोरिंग फोर्स है। समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ है ना? ठीक वैसे ही मैंने जो एग्जांपल दिया कि एक रॉड है, रॉड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका लेंथ भी नेचुरली बढ़ गया। स्ट्रेस कब होता? जब हम उस रॉड को दो रिजिड सपोर्ट के बीच रखते। अब नेचुरली उसका लेंथ बढ़ना चाहता है, जो हम बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हाँ सर। तो एक्चुअल में अगर दो रिजिड सपोर्ट के बीच में हम लोग कोई भी रॉड को रखते हैं और सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ध्यान से देखोगे तो इसके लेंथ में कोई इंक्रीज हुआ ही नहीं। इसके लेंथ Yes, में sir. तो प्रैक्टिकली डेल्टा एल जीरो है ना, प्रैक्टिकली डेल्टा एल जीरो है, दोनों वॉल के बीच यस उतना ही गैप था, उतना ही है। लेकिन डेल्टा एल जीरो नहीं है। ऐसे सोचो कि नए टेम्परेचर पर नेचुरली इसका लेंथ ज्यादा होता, अगर वॉल नहीं होता तो इट्स लाइक कि कोई बड़े लेंथ का रॉड है, हमने उसको कंप्रेस करके रखा है, दैट्स व्हाई उसके अंदर स्ट्रेस है। ठीक है? Yes. तो ये है स्ट्रेस का थ्योरेटिकल पार्ट। फॉर्मूला में डेल्टा एल अपॉन एल को स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को स्ट्रेस कहते हैं, और स्ट्रेस होता है रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि आप लोग बुक में ये सब फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे। क्लियर? Yes. अब आओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। इस एक क्वेश्चन से तुम्हारा ये स्ट्रेस स्ट्रेन पूरा क्लियर हो जाएगा। थ्योरी की क्लासेस समझो, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे चलेगा, लेकिन एक बार दिमाग में बैठना चाहिए। L1 टेम्परेचर इंक्रीज करने से L1 का लेंथ इंक्रीज होता, मान लो 2 मीटर, जस्ट मैं नंबर बोल रहा हूं वैसे ही। नेचुरली L1 का लेंथ इंक्रीज होना चाहिए था बाय 2 मीटर। यस सर। लेकिन बगल में एक दूसरा रॉड है जो उसके लेंथ को 2 मीटर इंक्रीज नहीं होने दिया, 2 से कुछ कम होने दिया, Yes, sir. तो उसके अंदर स्ट्रेन होगा।
हाँ उसके अंदर स्ट्रेन होगा? बोलिए। यस सर। स्ट्रेस होगा। हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से होता है। पहले स्ट्रेन होता है फिर स्ट्रेस होता है। स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ। उसका नेचुरली लेंथ जितना इंक्रीज करना चाहता था उससे कम इंक्रीज हुआ, यस सर। है ना? उससे कम इंक्रीज हुआ तो उसके अंदर एक स्ट्रेन हुआ। ठीक है? हाँ सर। तो मैं पहले लिख देता हूं लेंथ ऑफ ए, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी कर देते हैं। तो देखो एकदम सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेंथ ऑफ ए को मैं लिख दिया L1 प्लस एक्स। बट ये जो x है ये एक्चुअल में स्ट्रेन नहीं है। स्ट्रेन तो डेल्टा एल और इस x में जो डिफरेंस है वो होगा। समझ रहे हैं कुछ? मान मैंने बोला कि उसका एक्चुअली लेंथ x इंक्रीज हुआ, मैंने ये कहा, तो नया वाला लेंथ ऑफ a इज L1 प्लस एक्स। ठीक है? यस सर। तो इसके लिए एक्चुअल एक्सटेंशन कितना हुआ, ध्यान से देखना सब। तो a के लिए एक्चुअल एक्सटेंशन कितना हुआ, तो होना कितना था, L1 अल्फा 1 t होना था, और हुआ कितना, तो x, तो माइनस एक्स। ये हुआ इलोंगेशन इन द, इलोंगेशन या कंप्रेशन बोल दो, कंप्रेशन इन ए। समझे कुछ या अभी तक नहीं समझे? बोल बेटा। कोई बात नहीं, मैं पूरा क्लास लेके समझाऊंगा, चलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके दिमाग में घुसाना है मुझे। सर एक्स वो लेंथ है ना, अगर रॉड से स्ट्रेन नहीं लग रहा तो उतना एक्स नहीं चल नहीं रहा था। नहीं, एक्स है एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ मतलब, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ डायग्राम में, ये जो बाउंड्री है ए और बी का, इसको मैं यहाँ बना दिया। ठीक है? तो ये डिस्टेंस एक्स है, मतलब ए का लेंथ प्रैक्टिकली एक्स से इंक्रीज किया, प्रैक्टिकली। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। हाँ ए सर। का लेंथ, ए का लेंथ इतना इंक्रीज करना चाहिए था। हाँ सर। ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया, तो करना चाहिए अगर इतना इंक्रीज करता तो कोई स्ट्रेस नहीं होता उसको। था। यस सर। तो ये जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया है, नेचुरली इतना इंक्रीज करना चाहिए था, राइट? हाँ प्रैक्टिकली एक्स इंक्रीज किया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही कंप्रेशन इन ए होगा। हाँ सर। यस हाँ हाँ सर। सर समझा। अभी सबका सही हुआ? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब बी को देखो, बी का प्रैक्टिकल लेंथ, बी का प्रैक्टिकल लेंथ तो हो गया L2 माइनस एक्स। हाँ सर। अच्छा, और बी में कंप्रेशन कितना हो गया, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार है ये। बी में पहली बात तो बी का लेंथ इंक्रीज करना चाहता था, हाँ कितना, तो L2 अल्फा 2 t इतना इंक्रीज करना प्लस। चाहता था, और उल्टा कंप्रेस हो गया x, हाँ सर। हाँ सर। तो ये प्लस प्लस एक्स। x इतना कंप्रेशन हुआ बी में। हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं अच्छा, तो ए में भी स्प्रिंग के जैसा सोचो कि ए भी कंप्रेस्ड है बी भी कंप्रेस्ड है, तो दोनों पुश करेगा बाहर की ओर।
Yes, sir. Slowly. हाँ तो सर। ए बी को पुश कर रहा है और बी ए को पुश कर रहा है, और ये दोनों पुश करने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसीलिए ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है। यस। Yes. Yes, sir. चलिए, कोई डाउट नहीं? नहीं सर। नो। तो इस डेटा से मैं निकाल रहा हूं कि ए कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो पहले वापस फॉर्मूले में जाते हैं। फोर्स होगा y इंटू ए इंटू वही इलोंगेशन या कंप्रेशन अपॉन एल, यही होगा फॉर्मूला में। हाँ सर। सब लोग सोच लो, यही फॉर्मूला था। हाँ सर। Yes, sir. पक्का? पक्का, आगे बढ़ो। हाँ सर। तो मैं एफ ए को लिख देता हूं अब वाई ए, वाई ए नहीं वाई वन था ना, वाई वन वाई टू है क्वेश्चन में ना। हाँ सर। तो मैं सो एफ, क्योंकि दो दो ए आ गया था, वाई वन ए एल वन माइनस सॉरी एल वन इंटू अल्फा वन टी माइनस एक्स अपॉन एल वन। ठीक है, हाँ सर। और यहां से मैं लिखूंगा एफ टू इज इक्वल टू वाई टू ए एल टू अल्फा टू टी प्लस एक्स अपॉन एल टू, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। इस F1 और F2 को अगर मैं इक्वेट कर दिया तो मुझे x मिल जाएगा। पक्का? और हाँ सर। x मिल गया तो LA LB मिल गया, दैट इज ये दोनों आंसर। और इस x को इक्वेशन 1 और 2 में से किसी एक में पुट कर देंगे तो ये f मिल जाएगा। समझ गए? यस सर। पक्का? तो मैं कोई जल्दबाजी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ जल्दबाजी मत करो, इसको कॉपी करो, लिखो, सॉल्व करो, फाइनल आंसर एग्जैक्टली मैच कर जाए तब बोलो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और नहीं, मुझे लगता है मुझे केवल लिखना है तो बोलो, मैं लिख दूँ, कोई काम नहीं, डॉन्की वर्क है। हो जाएगा? हाँ। कोशिश कीजिए, कोशिश करके एकदम सेटिस्फाई हो जाइए, आंसर आ जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
सर आ गया आंसर। आगे आंसर, यस सर मैच कर हाँ रहे सर। हैं। आगे बढ़ो यस सर। का। सो F1 इक्वल टू F2 के बाद x मिल जाएगा, x मिलने के बाद f मिल जाएगा, है ना। और f मिलने के बाद L1 LA और LB भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे आंसर ना, आगे बढ़ो। हाँ सर। एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी तरह के स्ट्रेस का, बट वो थोड़ा इससे इजी ही होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। तो एक दो खुद से करने लगोगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो कॉन्सेप्ट अभी सिखाया वही वाला है, पर कितना है कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है और कुछ नंबर 3 होगा शायद ना। इसको कोशिश कीजिए, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
आया कुछ आंसर? सर चैट में Yes, sir, हाँ आया। सर पे डाला है चैट में डाला है। सर अल्फा 2 into 10⁻⁵ आता है Yes, sir, वही आता है। वही आता है, 2 सेकंड में कंफर्म करता हूँ, शायद सही डाला हो। और सर उसका यंग्स मॉडुलस 11 into 10⁻⁹ आता है। एक मिनट, मैं आंसर कंफर्म करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 ये आंसर है क्या बेटा? Yes, sir, यही आंसर। हाँ सर सर ये सबको आ गया? हाँ हाँ सर सर आ गया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब जो एक क्वेश्चन दूंगा मैं, ये मैं 100% श्योर हूँ कि सब लोग कर चुके हो, ठीक है, लेकिन मैं जिसके लिए दे रहा हूँ उसके थ्रू शायद कुछ एक चीज सिखा पाऊँ, ऐसा मुझे लगता है। वैसे देखते हैं कि आप लोग को ये आता है कि नहीं, बट सॉल्व सब लोग कर लोगे, ये पक्का है। ये हीट कंडक्शन का दे रहा हूँ, ठीक है। अब तो हो गया होगा हीट ट्रांसफर सबका। हाँ सर पूरा हो गया। पहले भी किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे सिर्फ एक चीज बताना है, इसके लिए दे रहा सर क्लास में ही है। हूँ। हाँ हाँ, मुझे हाँ पता है सोनी सर ने क्लास में। हाँ, सब लोग करते हैं। तो किया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे किया है। तो जरा फटाक से आंसर ले आओ, फिर मैं एक चीज बताता हूँ।
बोलो, आया आंसर? यस सर। क्या आया बताओ? सर K pi R1 R2 TH minus TC by के पाई R1 R2 और सर TH minus TC by अपॉन सर L। सबको आया ये आंसर? Yes, sir. Yes. कैसे किया? सर एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेके उसको इंटीग्रेट कर दिया R1 से R2 तक। अब मैं एक चीज सिखाता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। इसका आंसर ओरली बता सकते थे आप। सब लोग सुन रहे हो? यस सर। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको लिख भी लेना। ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है। इसका प्रूफ तो खैर आप लोगों ने इंटीग्रेटर किया वही प्रूफ है, बट ये एक फैक्ट है। ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने प्रोग्रेशन में एपी जीपी एचपी पढ़ा है? Yes, sir. यस Yes, sir. तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? दो नंबर ए और बी का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? Root AB. Root. और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है? कि आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर के साथ सेम प्रोपोर्शन में रहता है। यही कहानी होती है। हाँ सर। तो जब मैं दो नंबर देता हूँ तब तो आप डिफरेंशिएट कर लेते हो कि 1 2 4 8 16 ऐसा नंबर दिया तो नंबर देख के तो बता देते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। इतनी समझ तो आप लोगों में है। क्लियर? यस Yes, sir. अब इसी समझ को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करो। अगर किसी चीज का रेडियस लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो लीनियरली अगर इंक्रीज कर रहा है किसी का रेडियस, तो उसका जो आर स्क्वायर का टर्म होगा वो हमेशा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगा। सर रिपीट कर। रिपीट Sir, कर repeat. रिपीट करना। अगर जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि रेडियस R1 से R2 तक लीनियरली इंक्रीज कर रहा है Yes, sir. है ना? हाँ तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जिसमें कि आर स्क्वायर का टर्म है पाई आर स्क्वायर में, वो Yes, sir. ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है? और ये ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई मैं यूं ही कोई ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा वो फालतू काम नहीं। ये आगे हायर मैथमेटिक्स में पढ़ना होगा, या मैं ही आपको फिजिक्स में 3-4 जगह और बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताऊं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताऊंगा, फिर आपको कंडक्शन में एक जगह और यूज हुआ होगा। रुको रुको, अच्छा हुआ मैं अभी सिखाता हूँ, मैं चलो एक चीज और सुनो, याद आ गया मुझे, एक और ऐसे बताता हूँ। स्कूल में आप लोग एवरेज का मतलब a+b/2 पढ़ते थे? Yes, sir. हाँ पढ़ते थे ना? थोड़े बड़े हुए तो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने लगे कि एवरेज केवल a+b/2 नहीं होता है, मीन मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, डिपेंड करता है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है? हाँ फिर आप आए अभी प्रोग्रेशन के चैप्टर में, तो वहां 3 तरह के प्रोग्रेशन पढ़े आप लोगों ने। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और इन तीनों में देखा कि एवरेज अलग अलग है। Yes. अरिथमेटिक में हाँ a+b/2 है, ज्योमेट्रिक में √ab है, हार्मोनिक में 2ab/a+b है। Yes, sir. Yes. तो किसी चीज का एवरेज वैल्यू निकालने से पहले उस पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ती है। और ये जो आपने 3 पढ़ा है ना, इस 3 के अलावा बहुत हैं और भी तरह के होते हैं।
लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सबके अलग अलग एवरेजेज होते हैं। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो जैसे ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे अब आते हैं, केवल अभी मेरा पर्पस वही समझाना है। ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एवरेज रूट ए भी होता है Yes, sir. है ना। तो दो बातें होती हैं, एक तो डिस्क्रीट वैल्यू को देखकर पता लगाना कि कौन सा प्रोग्रेशन है, और एक होता है फंक्शन का इक्वेशन देखकर पता लगाना कि कौन सा वैल्यू कि कौन सा प्रोग्रेशन है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई एक क्वांटिटी, लिख लो, मैं लिख भी दूंगा वैसे नोट में अभी, कोई भी क्वांटिटी अगर लीनियरली इंक्रीज कर रही है तो उसका स्क्वायर हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है। ऐसे भी सोचो, लीनियरली इंक्रीज करेगा ना तो tan थीटा कांस्टेंट होगा, हाँ सर। हाँ सर। y/x का रेशियो। समझा। तो ये थोड़ा विजुअलाइज करने की चीज है कि अगर कोई चीज लीनियरली इंक्रीज कर रही है तो उसका स्क्वायर हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। ये बात अगर दिमाग में बैठ गया तो खुद सोचो, इस क्वेश्चन में अगर ये सीधा रॉड होता, आई मीन सिलेंडर होता, तो एक बार में आप आंसर लिख देते के पाई आर स्क्वायर टी एच माइनस टी सी अपॉन एल, हाँ सर। लिख देते ना। Yes. तो वो जो एरिया है उस एरिया की जगह ज्योमेट्रिक मीन रख दो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एरिया दैट इज पाई रूट ए बी का होल स्क्वायर या रूट R1 R2 का होल स्क्वायर। आ गया यही आंसर, यस सर। समझ गए? यस सर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मुझे पता है सब लोग क्लास में करते हैं, कराते भी हैं, एससी वर्मा में भी दिया होगा, लेकिन ये बात विजुअलाइज कराना मेरा पर्पस है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट जब जहां जिस चैप्टर में आएगा मैं बताऊंगा। तो ये चीज एक लिख लो, ये मैथमेटिकल फैक्ट है। इफ अ क्वांटिटी x is varying linearly या is increasing linearly, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, तो वैरिंग ही लिख देता हूं, वैरिंग linearly, then corresponding x square will be, चलो एक और चीज सिखाई देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आज कम होंगे तो कोई बात नहीं, कुछ अच्छी चीजें सीख लो ऐसे ही। मुझे और कुछ याद आ रहा है। corresponding x square will be varying, will vary, will vary in geometrical progression। ठीक है। क्लियर हो गया? यस। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको जो आप कह कर चुके हो वही बताता हूँ। सर ने आप लोगों को एक सिखाया होगा यही कंडक्शन में ही कि लीनियर ट्रांसमिशन, याद है कंडक्शन में कि कोई स्फीयर है अगर, और स्फीयर के, ऐसा समझो, ऐसा क्वेश्चन सीवी में भी है हर जगह है कि अंदर का टेम्परेचर T1 है और रेडियल फ्लो ऑफ हीट, बाहर का टेम्परेचर T2 है, तो हीट का फ्लो अंदर से बाहर होता है, रेडियल ट्रांसमिशन। यस सर। कराया है सर ने ना? हाँ सर। किसी को याद है कैसे सॉल्व किया था? इस बीच में कोई मटेरियल था कंडक्शन का के, जिसका की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन के दिया होगा, अंदर का रेडियस R1 दिया होगा, बाहर का रेडियस R2 दिया होगा, और फिर आपने क्या किया होगा कि R रेडियस का dr थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया होगा हाँ सर। और फिर उसको इंटीग्रेट किया होगा, ऐसा। यस सर। तो यहाँ पर भी देखो और आंसर आया हो। यहाँ पर भी अगर देखोगे
तो रेडियस R1 से लेकर R2 तक लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। Yes, sir. तो Yes, sir. अगर ये सिंगल स्फीयर होता अगर, तो मैं क्या लिख देता इसको लिख देता KA डेल्टा T अपॉन L, ऐसा लिखता ना, अपॉन L की जगह लिखता R2 माइनस R1, ऐसे समझो, ऐसा लिखता। तो यही एरिया है जो R स्क्वायर का टर्म है, लिनियरली वेरी कर रहा है। तो आप जरा सा बुक निकाल के देख लो, सर ने कराया होगा। तो यहाँ पर इसका भी आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, पाई R1 R2। याद आया? बोलिए। हाँ सर। इसी तरह सर ने सिलिंड्रिकल फ्लो ऑफ हीट भी पढ़ाया होगा, जिसमें लॉग वाला इक्वेशन आया होगा। नहीं समझ रहे हो क्या मेरी बात? बोलो। समझा सर। ये वाला समझ गया? स्फेरिकल रेडियल फ्लो ऑफ हीट में ये स्फेरिकल फ्लो वाला याद आ गया कि सर ने कराया था, ऐसा याद आ रहा है? कोरिलेट कर पा रहे Yes, हो? sir. हाँ हाँ सर, हाँ देख सर। रहे हैं। ठीक है, एक और बताता हूँ ऐसे ही। सिलिंड्रिकल फ्लो ऑफ हीट याद है, जिसमें सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर होता था, बाहर कुछ होता था। याद आ रहा है कि नहीं? सही सही बोलो। नहीं आ रहा है? नहीं तो नहीं बोलो ना, क्या दिक्कत कहाँ है इसको, कोई बात नहीं। नहीं सर। नहीं याद आ रहा है। सिलिंड्रिकल फ्लो ऑफ हीट नहीं याद आ रहा है। ठीक है, मैं सर इसमें LN2 का टर्म आता है, वो हाँ वाला। हाँ, जिसमें ln R1/R2 का टर्म हाँ आता सर, होगा। हाँ सर, याद है। याद आया? तो आप लोगों ने वो इंटीग्रेट करके किया होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया को। हाँ सर, सर हाँ देख। सर। याद आया है? तो मैथमेटिकली जैसे एपी जीपी एचपी पढ़े हो ना, वैसे ही उसको लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और वो लॉग नॉर्मल, हर लॉग नॉर्मल का एवरेज वही होता है। तो खैर वो जब मैथ पढ़ाऊंगा तब देखूंगा, अभी रेडियल तक ही रखो। ये वाला तो क्लियर हो गया, √R1 R2 Yes, ज्योमेट्रिक sir. मीन ले लेंगे, लाइफ आसान हो जाएगी। सर हम्म हमने जब वो पूरा एक स्फीयर कंसीडर किया, तो हमारा लेंथ R2 माइनस R1 कैसे हुआ? मैं कह रहा हूँ, अगर याद है आपको लॉ ऑफ कंडक्शन, तो उसमें होता था KA डेल्टा T अपॉन L होता था। हाँ सर। इसमें L क्या था? सर वो जो लेंथ के अक्रॉस हीट कंडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हीट किस लेंथ में कंडक्शन हो रहा है अच्छा हाँ सर, हाँ। है ना? ये डेल्टा T वही एरिया की जगह एरिया का ज्योमेट्रिक मीन रख दीजिए, दैट इज पाई R1 R2। यस सर। क्लियर? यस सर, वो मैंने सॉलिड कंसीडर कर लिया। आगे बढ़ो। चलो एक ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 5 होगा अभी, ये भी किया होगा पहले। ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ सर। क्वेश्चन
Done, sir. आ गया आंसर? हाँ सर, प्रूव हो गया. मतलब प्रूव करना था, हो गया? Yes. हाँ सबका सर. सबका हो गया? हाँ सर, खाली क्यू को इक्वेट करना था. हाँ बहुत ही खाली मुझे ये देखना था कि वो रेजिस्टेंस वाला कहानी सर ने पढ़ाया होगा ना, रेजिस्टेंस वाला मेथड। हाँ सर, पढ़ाया. तो वही रेजिस्टेंस वाला मेथड यूज करते हो कि नहीं, यही देखना था मुझे आपको। हो गया सबका? हाँ सर. हाँ पक्का? सर. चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय। बाय सर. Thank you. थैंक यू सर.